हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आज का यह पूरा क्लास मानव नेत्र से संबंधित रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास की। यदि हम मानव नेत्र की बात करें तो जो मानव नेत्र होता है वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर एक गोले के व्यास में स्थित होता है, या इस 25 मिलीमीटर की एक गोले के व्यास में क्या होता है, स्थित होता है। यह जो नेत्र होता है, यह नेत्र हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। यदि बात किया जाए कि मानव नेत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक भाग आपको दिखाई दे रहा है दृढ़ पटल, एक भाग दिखाई दे रहा है रेटिना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला एक्वस ह्यूमर, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है कार्निया, फिर नेत्र तारा है, आयरिस है, फिर मांसपेशिया है, वाइट्रस ह्यूमर है और क्रिस्टल लेंस है, ये लेंस है। और ये भी एक प्रकार का द्रव है जिसे हम लोग कचाव द्रव के नाम से जानेंगे, और यहाँ से प्रकाश सिराएं हैं। तो ये सभी आपस में मिलकर इस नेत्र की संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक भाग के बारे में कि इनका क्या क्या काम है और कैसे कैसे ये नेत्र में काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए, यदि हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र एक जटिल संरचना है जो सूक्ष्मतम निरीक्षण की भी सुविधा देता है। यानी हम किसी छोटे से छोटे वस्तु को भी इन नेत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जैसे हम लोगों का फोटो कैमरा होता है, उसी तरीके से जो नेत्र होता है, मानव नेत्र, वो कार्य करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। यदि भाग की बात की जाए तो भाग आप देख रहे होंगे, सब नीचे नाम लिखा गया है, साइड में आप फिगर भी देख रहे होंगे। सबसे पहला भाग है हमारा कौन सा? श्वेत पटल। श्वेत पटल को हम लोग नाम देते हैं दृढ़ पटल। श्वेत पटल को ही क्या नाम देते हैं? दृढ़ पटल नाम देते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दृढ़ पटल। दूसरा है रक्तक पटल या कोराइड इसको बोलेंगे, तो कोराइड बोलिए या चाहे रक्तक पटल बोलिए, दूसरा भाग देख रहे होंगे आप लोग। अगला भाग है दृष्टि पटल या रेटिना, इसी को नाम देते हैं। तो देखिए ये रेटिना वाला भाग यहाँ अंदर वाला ये दिखाया गया है। अगला है कार्निया, तो कार्निया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सामने वाला भाग कार्निया है। अगला है परितारिका, या इसी को आयरिस नाम देते हैं, तो आयरिस या परितारिका ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे। अगला है पुतली, या इसी को नाम देते हैं नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है नेत्र तारा फिगर में, ये सामने वाला भाग, ये वाला भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेत्र लेंस। अगला क्या है? नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस आप देखिए यहाँ पर नेत्र लेंस, ये वाला भाग, ये हमारा नेत्र लेंस है। आगे देखते हैं। अगला जो भाग है हम लोगों का वो है पक्षांभी पेशिया, या इसी को नाम देते हैं सिलेरी पेशिया। यहाँ पर केवल मांसपेशिया लिखा गया है, या पूरा नाम लिख लीजिए सिलियरी, सिलेरी मांसपेशिया, जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग। अगला है जलीय द्रव।
आप जलीय द्रव को भी देख रहे होंगे। जलीय द्रव कहाँ पे गया, ये है जलीय द्रव, यानी ये वाला जो भाग है ये जलीय द्रव वाला है। आगे बात किया जाए जलीय द्रव के बाद से क्या है, कचाभ द्रव। तो कचाभ द्रव की बात करें तो आप फिगर में देखिए, ये अंदर वाला भाग, ये जो भी द्रव है इसी को क्या नाम देते हैं, कचाभ द्रव नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्योंकि ये रेटिना पर स्थित होता है यहाँ पे, तो ये है पीत बिंदु। और इसके बाद एक और भाग होगा जिसका नाम क्या है, अंध बिंदु। तो अंध बिंदु आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसे वो क्या नाम देंगे, अंध बिंदु नाम देंगे। ठीक है, तो ये मानव नेत्र के विभिन्न भाग हैं जिनकी सहायता से हमारा नेत्र क्या करता है, कार्य करता है या नेत्र का निर्माण होता है। अब एक एक भाग को हम लोग देखते हैं, ये इसका काम क्या है और कैसे कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पहला ही भाग है हमारा श्वेत पटल। और अभी आपको बताया गया है कि श्वेत पटल को हम दृढ़ पटल भी नाम देते हैं। या तो इसको श्वेत पटल कहिए या फिर क्या कहिए, दृढ़ पटल कहिए। यदि हम श्वेत पटल की बात करें तो श्वेत पटल क्या होता है कि जो मानव नेत्र होता है, मानव जो नेत्र होता है यह बाहर से एक ठोस अपारदर्शी पटल से घिरा होता है। अपारदर्शी पटल से क्या होता है, घिरा होता है। और ये जो अपारदर्शी पटल होता है यह होता है श्वेत। क्या होता है, श्वेत होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, श्वेत पटल या दृढ़ पटल। ठीक है, यानी जो नेत्र होता है वह नेत्र बाहर से एक श्वेत ठोस अपारदर्शी पटल से या परत से या सतह से क्या होता है, घिरा होता है, जिसे हम लोग श्वेत पटल नाम देते हैं। अब ये श्वेत पटल करता क्या है, तो जो ये श्वेत पटल होता है यह श्वेत पटल नेत्र की सुरक्षा करता है, नेत्र के आंतरिक भागों की, नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करेगा। यह है हमारा श्वेत पटल, दृढ़ पटल। फिर से देख ले, मानव नेत्र बाहर से एक ठोस अपारदर्शी श्वेत पटल से क्या होता है, घिरा होता है, जो नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग अपना कि दूसरा भाग कौन सा है। तो यदि दूसरे भाग की बात की जाए तो दूसरा भाग हमारा आ रहा है रक्तक पटल। रक्तक पटल, ब्लड प्लेट या इसे क्या नाम देते हैं, कोराइड। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला सतह, ये एक बार मार्कर चेंज कर लिया जाए, ये यहाँ से देखिए, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या होता है, रक्तक पटल होता है, जिसे हम लोग कोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इधर से भी देख लीजिए, ये वाला भाग, ये हमारा क्या है, रक्तक पटल है। तो यदि हम रक्तक पटल की बात करें तो इसमें बतलाते हैं कि जो दृढ़ पटल होता है, इस दृढ़ पटल के ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रक्तक पटल या कोराइड नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य की बात की जाए तो कार्य में क्या करता है, यह प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा। दूसरा कार्य इसका क्या है कि जो नेत्र है, इस नेत्र के अंदर
प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, चलिए देखिए रक्त पटल के बारे में क्या बतलाया जा रहा है कि जो दृढ़ पटल होता है इसके ठीक नीचे एक काले रंग की क्या लगी होती है, झिल्ली लगी होती है। और ये जो काले रंग की झिल्ली होती है यह हमारा जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और नेत्र के अंदर क्या करती है, प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। तो उस पटल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रक्तक पटल, या उसको क्या नाम देते हैं, दृढ़ पटल नाम देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले भाग की तरफ। तो अगला जो भाग है वो है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल कहिए या इसे क्या नाम दीजिए, रेटिना नाम दीजिए। यदि हम दृष्टि पटल की बात करें या रेटिना की बात करें तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे लगा होता है रक्तक पटल, और रक्तक पटल के ठीक नीचे ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, मांसपेशियों की बनी क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। मांसपेशियों की बनी एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दृष्टि पटल नाम देते हैं। इसमें क्या बतलाएंगे कि रक्तक पटल यानी कोराइड के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस पारदर्शी झिल्ली को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, दृष्टि पटल नाम देते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है, काम क्या है इसका, तो जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात यह कहां पर आपतित होता है, इसी दृष्टि पटल पर या रेटिना पर क्या होता है, आपतित होता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना कहिए या फिर क्या कहिए, दृष्टि पटल कहिए। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी वह प्रकाश किरणें इस रेटिना के सतह पर आपतित होंगी। तो यह जो रेटिना होता है वह रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की बनी होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित होंगी तो ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, ये सक्रिय हो जाएंगी और सक्रिय होने के बाद से उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या करेंगी, बनाएंगी। और फिर ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क को चला जाएगा और मस्तिष्क उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको क्या करेगा, दिखलाएगा। तो ये होता है हमारा दृष्टि पटल या क्या होता है, रेटिना। एक बार पुनः देख लें कि रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना नाम देते हैं। वस्तु से जो चलने वाला प्रकाश होता है वह प्रकाश इस कार्निया नेत्र लेंस से होते हुए, कचाप द्रव से होते हुए इस रेटिना पर आपतित होता है। क्योंकि जो ये रेटिना होती है यह रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की बनी होती है और जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित होता है तो प्रकाश के आपतित होने से ये कोशिकाएं क्या होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। फिर अब ये जो तंत्रिकाएं होती है मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो सूचना मस्तिष्क को भेज देती हैं और उस वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला भाग देखते हैं कौन सा है। तो अगले भाग की बात की जाए तो अगला भाग है कार्निया।
अगला भाग कौन सा है? कार्निया। तो यदि हम कार्निया की बात करें तो आप देखेंगे कि जो नेत्र है, इस नेत्र के सामने का भाग, ये वाला जो भाग है, ये पूरा यहां से यहां तक कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी उभरे हुए भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्निया नाम देते हैं। यानी कह सकते हैं कि नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, कुछ उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को क्या नाम देते हैं? कार्निया नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाएगा? कार्निया नाम दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ भाग है यानी जो कार्निया है, ये कैसा होता है? तो ये होता है पारदर्शी, और पारदर्शी होने के कारण जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, वह प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। प्रकाश प्रवेश करता है, तो प्रकाश किससे प्रवेश करता है? तो वो प्रवेश करता है कार्निया से। यानी जो ये सामने का भाग है नेत्र का, ये जो सामने का भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है? कार्निया। क्या होता है? उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। उभरा हुआ और पारदर्शी होने के कारण से ये जो प्रकाश होता है, इसी रास्ते से नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिसके कारण से किसी वस्तु को हम आसानी से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यदि बात की जाए कार्निया की, तो जो कार्निया होता है वह सबसे कोमल अंग होता है। यानी जो कार्निया है, कार्निया नेत्र का सबसे कोमल अंग, नेत्र का सबसे कोमल अंग। ठीक है, यदि बात किया जाए कि जब नेत्र दान किया जाता है, तो दान करते समय इसी वाले पार्ट को, यानी जो कार्निया वाला भाग है, इसी को दान किया जाता है। क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लेते हैं पुनः, कार्निया क्या है। तो नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्निया नाम देते हैं। प्रकाश इसी रास्ते से नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यदि कार्निया की बात किया जाए, तो कार्निया नेत्र का सबसे क्या होता है? कोमल अंग होता है, कोमल भाग होता है, और नेत्र दान करते समय इसी कार्निया को क्या किया जाता है? दान किया जाता है। कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और अगला भाग देखते हैं। कार्निया के बाद से पुतली आ गया। तो पुतली से पहले एक पॉइंट शायद इसमें छूट गया है, आयरिस को चेक कर लेते हैं। यूनिट नेत्रलैंड से, नेत्रलैंड के बाद से छांबी पेशी है। हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, उसको यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आयरिस या परितारिका, आयरिस या इसे क्या नाम देते हैं? परितारिका। ठीक है, तो यदि हम आयरिस और परितारिका की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आयरिस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, ये पूरा। ठीक है, तो यदि हम आयरिस की बात करें, तो इसमें हम लोग बतलाते हैं कि जो कार्निया होता है, इस कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली पाई जाती है। एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? आयरिस या परितारिका। यदि इसके रंग की बात करें, तो सामान्यतः यह 3 रंग में पाया जाता है। एक काला, एक पाया जाता है नीला,
और एक होता है भूरा। तो ये जो परितारिका होता है, जो आयरिस होता है, ये अधिकांश आप देखेंगे व्यक्तियों में तो वो काला रंग का ही होता है, जिससे आंख काला काला दिखाई देता है। यदि ये नीला रंग का पाया जाएगा तो आंख हल्का नीला दिखाई देगा, और भूरा पाया जाएगा तो आंख कैसा दिखाई देता है, भूरा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि जो ये कार्निया है, ये वाला भाग, इसी के ठीक पीछे ये लगा होता है रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे क्या नाम देते हैं, आयरिस या परितारिका नाम देते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आयरिस या परितारिका के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। और इसी छिद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, पुतली नाम देते हैं या नेत्र तारा नाम देते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर से। यदि पुतली और नेत्र तारा की बात की जाए तो पुतली और नेत्र तारा क्या होता है कि जो ये आयरिस है या जो परितारिका है, इसके बीच में, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, इसके बीच में एक छोटा सा गोल छिद्र पाया जाता है। इसी छोटे से गोल छिद्र को क्या नाम देते हैं, पुतली, या इसी को नाम दिया जाता है नेत्र तारा। पुतली कहिए या फिर क्या कहिए, नेत्र तारा कहिए। ठीक है। यदि इसके कार्य की बात की जाए कि पुतली या नेत्र तारा का कार्य क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कार्निया होता है वह नेत्र में प्रकाश को जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लेकिन इस प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाए, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण, तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, पुतली या नेत्र तारा। यानी कभी कभी हमको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कभी अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो अधिक प्रकाश और कम प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन होता है, ये पुतली या नेत्र तारा होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे, आप धूप में खड़े हैं या एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, और अचानक आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां से उठा के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कुछ देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। रीजन, क्योंकि जो आपका पुतली या नेत्र तारा है वो अधिक प्रकाश के सापेक्ष या उसकी तुलना में वो अपने आकार को व्यवस्थित किया था, जिससे अगर नेत्र में कम प्रकाश भी जाए तो आप वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे वाले कमरे में गए तो उस प्रकाश की मात्रा से कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी आपको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पुतली या नेत्र तारा क्या करेगा, ये अपना आकार बड़ा करेगा। बड़ा कैसे होगा वो आकार इसका, यदि इसके आकार के बड़े होने की बात की जाए, इसके आकार के बड़े होने की बात की जाए तो देखिए कैसे ये बड़ा होगा। ये ले लीजिए। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेरी पेशिया, ये वाला, ये न सॉरी आयरिस या परितारिका है, ये क्या होगा, पीछे तरफ सिकुड़ेंगे। और जैसे पीछे तरफ सिकुड़ेंगी तो इसके बीच का जो छिद्र है, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पुतली या नेत्र तारा, तो ये जिस बीच का जो छिद्र है इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो प्रकाश नेत्र में अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा। ठीक है। आप मान लीजिएगा अंधेरे वाले कमरे में है और अचानक आपको हम प्रकाश वाले जगह पर लेकर चले आए, या एक ऐसी जगह पर ला दिया जाए आपको जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या है, अधिक है, तो आपका आंख चौंधिया जाता है। रीजन कि अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इस पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और जब अचानक आप प्रकाश वाली जगह पर चले जाते हैं तो नेत्र में बहुत अधिक प्रकाश क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारा नेत्र क्या होता है, चौंधिया जाता है और वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी कुछ देर के लिए। फिर धीरे धीरे हमारा ये पुतली क्या होगा, सामान्य होगा, यानी छोटा होगा। अब छोटा कैसे होगा, तो जो ये आपका परितारिका या आयरिस है, ये आगे की तरफ सिकुड़ेंगी। जब आगे की तरफ जाएंगी तो जो बीच का छिद्र है वो क्या होगा, छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो प्रकाश कम मात्रा में प्रवेश करेगा और आसानी से वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी क्षमता को हम लोग नाम देते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता कह सकते हैं कि सिलेरी पेशियों द्वारा
पुतली या नेत्र तारा को व्यवस्थित करना या पुतली या नेत्र तारा द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर दो टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक आयरिस या परिचारिका और दूसरा क्या कंप्लीट हुआ, पुतली। ठीक है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला है हमारा नेत्र लेंस। यदि हम नेत्र लेंस की बात की जाए करें तो नेत्र लेंस क्या होता है, तो मांसपेशियों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। एक द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है। नेत्र लेंस की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पे फिगर में, ये है आपका नेत्र लेंस, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है सबको। इसी को क्या नाम देते हैं, नेत्र लेंस। किसका बना होता है, तो मांसपेशियों का बना होता है। प्रकृति में कैसा होता है, तो द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है। अब ये जो उत्तल लेंस होता है यानी द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र तारा नाम नेत्र लेंस नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, नेत्र लेंस। यह नेत्र लेंस ये मांसपेशियों से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मांसपेशियां होती है जिससे ये क्या होता है, जुड़ा होता है। और इन मांसपेशियों को हम नाम देते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां फिगर में देख लीजिए, या इसी को नाम देते हैं पक्षमाभी पेशियां। तो नेत्र लेंस क्या है, तो नेत्र लेंस जो हमारा कार्निया होता है या फिर जो आयरिस होता है, आयरिस ले लीजिए, आयरिस के पीछे एक मांसपेशियों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। तो वो होता है हमारा नेत्र लेंस। यदि इस नेत्र लेंस की बात की जाए तो इस नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है बराबर नहीं होती है। माने ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। एक बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियां। तो यदि हम पक्षमाभी पेशियों या सिलेरी पेशियों की बात करें तो आप देखते हैं कि जो नेत्र लेंस होता है, ये नेत्र लेंस यह कुछ मांसपेशियों से यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा होता है। और इन्हीं मांसपेशियों को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलेरी या पक्षमाभी पेशियां। इनका काम क्या है, तो ये जो कार्य करती है वह नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। ठीक है। तो पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियां क्या होती है कि नेत्र लेंस कुछ मांसपेशियों से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियां नाम देते हैं। यह जो सिलेरी पेशियां होती है या पक्षमाभी पेशियां होती हैं, यह नेत्र लेंस के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है, यानी बड़ा या छोटा करती है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला है जलीय द्रव। अगला क्या है, जलीय द्रव। यदि हम जलीय द्रव की बात करते हैं तो जलीय द्रव में देखें तो जो ये हमारा नेत्र लेंस है और ये जो कार्निया है, ये वाला भाग और ये नेत्र लेंस, इन दोनों के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव भरा होता है किसके किसके बीच में, तो नेत्र लेंस तथा कार्निया के बीच में।
नेत्र लेंस तथा कार्निया के बीच में एक पारदर्शी पतला द्रव भरा होता है। पारदर्शी पतला द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जलीय द्रव नाम देते हैं। यदि इस जलीय द्रव की बात की जाए तो यह जो जलीय द्रव होता है, इस वाले भाग में दबाव बनाए रखता है। यानी ये क्या करता है? नेत्र में दबाव बनाए रखता है, दबाव बनाए रखता है, जिससे जो नेत्र होता है वह लगभग गोल बना रहता है। जिससे नेत्र क्या होता है? लगभग गोल बना रहता है, लगभग गोल बना रहता है। ये होता है हमारा जलीय द्रव। फिर से देख लेते हैं। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक अपारदर्शी पतला द्रव भरा होता है, जिसे क्या नाम देते हैं? जलीय द्रव नाम देते हैं। यह जलीय द्रव इस भाग में दबाव को बनाए रखता है, जिससे नेत्र लगभग क्या होता है? गोल होता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ यह जो द्रव होता है, यह कार्निया और अन्य भागों को, कार्निया और अन्य भागों का लिखते हैं। अन्य भागों का क्या करता रहता है? पोषण करता रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। एक तो दबाव बनाए रखेगा, जिससे नेत्र क्या होगा? लगभग गोलाकार होगा। और दूसरा क्या काम करता है? तो कार्निया और ये जो आसपास के भाग हैं, इन सभी को क्या करता है? पोषण करता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जलीय द्रव के बाद से अगला जो द्रव है वो है हमारा कचाफ द्रव। ठीक है। यदि हम कचाफ द्रव की बात करें तो ये नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना वाला भाग है। तो नेत्र लेंस और रेटिना, या इसी को नाम देते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? कचाफ द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कचाफ द्रव कहते हैं। यह जो द्रव होता है, यह द्रव जो नेत्र होता है, उस नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। नेत्र गोलक को लिख सकते हैं, गोलक को क्या प्रदान करता है? आकार। ठीक है। तो यह होता है हमारा कचाफ द्रव। देख लीजिए फिर से कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो द्रव भरा है, इसी द्रव को हम लोग क्या नाम देते हैं? कचाफ द्रव नाम देते हैं। यह द्रव क्या करता है कि इस भाग में पर्याप्त मात्रा का दबाव बनाए रखता है, जिससे नेत्र गोलक होता है वो लगभग क्या रहता है? गोलाकार रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए बढ़िया है। बढ़ते हैं अगले भाग के तरफ। और अगला जो भाग है वो हमारा है पीत बिंदु। अगला भाग कौन सा है? पीत बिंदु। यदि हम पीत बिंदु की बात करें, चूंकि यहाँ पर दिखाया गया है पीत बिंदु, तो यहाँ पर ना हो कि इस पीत बिंदु को रेटिना पर मानेंगे हम लोग। तो जो पीत बिंदु होता है, तो रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जिसके लिए प्रकाश की सुग्राहिता
प्रकाश की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है, जिसके लिए प्रकाश की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीत बिंदु या एलो पॉइंट नाम देते हैं। ठीक, इस बिंदु पर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब, यदि कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब का जो क्या बोलते हैं उसको, इस बिंदु पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब अस्पष्ट होगा। क्या होगा? अस्पष्ट, और होगा चमकीला। क्या होगा? अस्पष्ट और चमकीला होगा। यानी इस बिंदु पर कोई भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? पीत बिंदु नाम देते हैं। फिर से देख लीजिए, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिसके लिए प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उस बिंदु को पीत बिंदु नाम देते हैं। और इस बिंदु पर बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट और चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो है अंध बिंदु। यदि अंध बिंदु की बात की जाए तो अंध बिंदु आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ प्रकाश सिराएं निकली है, जिसे हम दृष्टि तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो जिस बिंदु से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर, जिस बिंदु से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क को जाती हैं, मस्तिष्क को क्या करती हैं? जाती हैं, तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? अंध बिंदु। क्या नाम देते हैं? अंध बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, यानी यह वह बिंदु होता है जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं और निकलकर कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क को पहुंचती है। तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? अंध बिंदु नाम देते हैं। तो यह बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे क्या नाम दिया गया है? अंध बिंदु नाम दिया गया है। क्लियर है? यदि प्रकाश की सुग्राहिता की बात करें तो इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है, प्रकाश की सुग्राहिता वो होता है शून्य, जीरो होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना, वह वस्तु हमको दिखाई ही नहीं देगा। क्लियर है? यानी इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब यानी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए इसे क्या नाम देंगे कि इस बिंदु के लिए जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है वह क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। 11 पॉइंट थे, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा? दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल या कोराइड, रेटिना या दृष्टि पटल, फिर कार्निया पढ़े हैं, फिर क्या पढ़े हैं? आयरिस या परितारिका, फिर क्या पढ़े हैं? नेत्र तारा पढ़े हैं, फिर सिलेरी पेशिया या पक्षाम्बी पेशिया पढ़े हैं, फिर जलीय द्रव पढ़े, फिर पित्त बिंदु पढ़े। पित्त बिंदु के बाद से क्या पढ़ा गया? अंध बिंदु पढ़ा गया। तो लगभग सभी पॉइंट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद दो चीज और आप याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना है। वो याद क्या रखना है? जिसमें आप याद रखेंगे पहला निकट बिंदु, पहला पॉइंट याद रखेंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु के लिए आप याद रखेंगे कि नेत्र के सामने, नेत्र के सामने न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, स्थित
वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उस बिंदु को नाम देते हैं निकट बिंदु। यानी जो हमारा नेत्र है, उस नेत्र के सामने की बात की जाए, मान लीजिए ये हमारा नेत्र है, तो नेत्र के सामने न्यूनतम दूरी पर एक ऐसा बिंदु आपको होगा, दिखाई देगा, या एक ऐसा बिंदु स्थित होगा जिस पर किसी वस्तु को रखा जाए तो हम उस वस्तु को आसानी से क्या कर सके, देख सके। नेत्र उस वस्तु को आसानी से क्या कर सके, देख सके। तो उस न्यूनतम दूरी को ही हम लोग नाम देते हैं निकट बिंदु, या इसका एक और नाम दिया जाता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। और यदि आपका नेत्र क्या है, स्वस्थ है, नेत्र क्या है, स्वस्थ है, यानी नेत्र में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इस बिंदु का जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना आता है, 25 सेंटीमीटर। यानी हम नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे डी से भी दिखाते हैं, तो डी बराबर कितना आ जाता है, 25 सेंटीमीटर। ये है निकट बिंदु, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद रखना है, तो अगला पॉइंट है दूर बिंदु। दूसरा जो पॉइंट है अगला, वो है हमारा दूर बिंदु। दूर बिंदु, ठीक है। यदि हम दूर बिंदु की बात करें तो इसमें यह बतलाते हैं नेत्र से अधिकतम दूरी, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, अस्पष्ट दिखाई दे, तो उस बिंदु को नाम देते हैं दूर बिंदु, ठीक। नेत्र के सामने अधिकतम दूरी पर जो बिंदु है, यदि उस बिंदु पर किसी वस्तु को रखते हैं और हम उसको देख पा रहे हैं तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, दूर बिंदु नाम देते हैं, ठीक है। और यदि आपका नेत्र क्या है, स्वस्थ है, नेत्र क्या है, स्वस्थ है, तो दूर बिंदु का जो मान आता है वह मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु में बताया गया कि मानव नेत्र के सामने न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। और यदि आपका नेत्र स्वस्थ है तो स्वस्थ नेत्र के लिए इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यदि दूर बिंदु की बात की जाए तो दूर बिंदु में बतलाया गया कि नेत्र के सामने अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, दूर बिंदु नाम देते हैं। और यदि आपका नेत्र स्वस्थ है तो इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। क्लियर। अब एक पॉइंट और इसमें याद रखिए, उसका नाम है दृष्टि परास। तीसरा पॉइंट होगा दृष्टि परास। तो दृष्टि परास क्या होता है, तो न्यूनतम बिंदु, सॉरी निकट बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है, के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को क्या नाम देते हैं, दृष्टि परास देते हैं। यानी नेत्र के सामने जो निकट बिंदु आपका पाया जा रहा है और जो दूर बिंदु पाया जा रहा है, तो निकट बिंदु कहाँ पाया जा रहा है, 25 सेंटीमीटर पे,
और दूर बिंदु कहाँ पाया जा रहा है? अनंत पे। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच की जो दूरी होती है उसे वो क्या नाम देते हैं? दृष्टि परास नाम देते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दृष्टि परास वह दूरी है जिसमें स्थित वस्तु को व्यक्ति आसानी से क्या कर पाता है? देख पाता है। जिसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच में होता है। तो ये 3 पॉइंट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रहेगा और यहाँ तो लगभग सब कंप्लीट हो ही गया है। तो ये मानव नेत्र था, मानव नेत्र और उसकी संरचना, उसके भाग, उसके कार्य। तो इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो हम लोग का क्लास होगा वो मानव नेत्र से ही संबंधित होगा, जो होगा दृष्टि दोष पे। तो दृष्टि दोष क्या होगा, कैसे होगा, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं उस दोष को, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।